और बाकी जो आपके पास एटीपी में कुछ स्लाइड के क्वेश्चंस है जिसमें रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो उसमें से हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास किस तरह से लाइंस वगैरह और ये सब ड्रॉ करते रहे अगर उसमें कंफ्यूजन है। जिस तरह यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को। ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा हमारे पास। इस तरह के क्वेश्चन में आपने पहले क्या करना है, तो इसमें आपने क्वेश्चन में ये करना है सिंपल। सबसे पहले आप क्वेश्चंस देख लिया करो, फिर आप इंस्ट्रक्शन देखना, क्योंकि वरना आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे। अब जिस तरह यहाँ पे स्टार्ट में ये सारी इंस्ट्रक्शन मेंशन है, ये सारी इस डायग्राम से रिलेटेड है। ठीक है, कहाँ से लाइट पास हो रही है, कैसे पास हो रही है, ये सब चीजें। और जो भी उसकी ऑब्जर्वेशन है उससे रिलेटेड एक आपको रेफरेंस डायग्राम दी है। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पेज पे डायग्राम ड्रॉ की है उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मेंशन है, जो कि आपके पास ये नेक्स्ट पेज पे सारे पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं ये सब। अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन से देखो तो सबसे पहले आपके पास है कि ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक एट पॉइंट सी। तो सबसे पहले आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो। नॉर्मल हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन होगी जो कि सी से पास होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन होगी। उसके बाद आपके पास ये जितने पॉइंट्स हैं इनको आपने सी तक ज्वाइन करना है, x1 x2 को सी तक ज्वाइन करना है। ड्रॉ लाइन ज्वाइनिंग x4 x3 टू सी। सब पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करके सी तक लाना है। ठीक है, जो जिस साइड से उस साइड से उनको ज्वाइन करते हुए आपने उसको सी पर लेकर आना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर x1 x2 को। तो क्रॉस पॉइंट्स आपके पास हैं, उनको ज्वाइन कर लो आप। ये x1 और x2 के पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। ठीक है। और इसी तरह से आपके पास जो सेकंड है पॉइंट, x5 और x6। x5 और x6 को ज्वाइन कर लिया आपने। और लास्ट में जो x3 और x4 रह गया अब उसे ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास रेफरेंस डायग्राम ऊपर बनी हुई थी, तो इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ऊपर भी डायग्राम इसी तरह से थी, यहाँ पर भी यही बनी है। ठीक है, ये वाली रे आपके पास यहाँ पर जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास शुरू में जो 4 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन था, सिंपल आपके पास सारी लाइंस ड्रॉ हो गई। उसके बाद है मेजर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट ऑन फेस ए बी। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस उन्होंने कहा है, आपको पता है कि लाइट एंटर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से हो रही थी। ठीक है, तो x1 x2 हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। आप इसको डी से मेजर कर लोगे। ठीक है, और इसका एंगल आपके पास अराउंड 35 डिग्रीज होगा। डी से आप मेजर करके चेक कर सकते हो सिंपल। और इसमें +-1 की लेवरेज है, मतलब 36 34 के बिट में आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्सेप्टेबल है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट पॉइंट सी। ठीक है, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको खुद पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रही है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जब लाइट रेयर टू डेंस मीडियम जाती है, तो ये बेसिकली हमारा रेयर है और ऊपर वाला मीडियम डेंस है। तो लाइट आपके पास बेंड होगी और उसका एंगल जो है वो आपके पास शॉर्ट हो जाएगा। तो ये एंगल आप इसको भी डी से मेजर कर लोगे। ठीक है, एंगल तो आप सिंपल डी से मेजर करना आता ही होगा। तो इसका आंसर आपके पास 22 डिग्रीज आएगा। इसमें भी +-1 ECF है आपके पास। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकती है क्योंकि लाइंस ड्रॉ करते हुए आपके पास एंगल में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उन्होंने आपको फॉर्मूला दे दिया सिंपल, आपने सिंपल कैलकुलेटर में वैल्यूज रखनी है। हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था 35, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था 22। तो हम इन दोनों को डिवाइड करके जो है वो आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। और इसमें भी मार्किंग स्कीम में सब लिखा हुआ है कि डिपेंड करेगा कैंडिडेट की कैलकुलेशन पे। ठीक है, तो आपकी जो आंसर्स होंगे उससे रिलेटेड ही जाहिर सी बात है कैलकुलेशन होगी, क्योंकि क्वेश्चन में खुद से कुछ गिवन नहीं है। अब जिस तरह मेरे पास यहाँ पर आ रहा है sin 35 डिवाइड बाय sin 22, 0.99। sin 35 डिवाइड बाय sin 22
1.53 आ रहा है आपके पास इसका आंसर। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है 1.5 के आसपास होता है। और इसमें आंसर लिखने में आपको बताया था कि आप 2 से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लिख सकते हो, अगर उसने नहीं स्पेसिफिक पूछा। तो हमारे पास यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अदरवाइज आप 1.5 भी लिखोगे, वो भी एक्सेप्टेबल है, कोई इस पे स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं है। और मेजर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम फेस ए बी। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने फाइंड आउट करना है फ्रॉम फेस ए बी, ठीक है। सॉरी, रिफ्लेक्शन। अब जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट उसको मेजर करना है, तो इसका मतलब है वो जो एक एंगल रह गया था ये आपके पास रिफ्लेक्शन है बेसिकली। इसको कंप्लीट लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ऊपर भी आर्ट था यहाँ पर भी। इसको भी आप डी से मेजर कर लोगे, ये भी अराउंड आपके पास जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन क्योंकि कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो गई है तो आपके पास एंगल में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन 30 के बहुत क्लोज क्लोज वैल्यू होगी। और इसकी वैल्यू अराउंड 32 के आसपास होगी, ठीक है। मार्किंग स्कीम में भी +-1 आपके पास है, थोड़ा बहुत आपके पास यहाँ पे लेवरेज है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब वही बात इन्होंने आपसे पूछ ली कि एंगल आपके पास सेम है, तो यहाँ पर आपके पास दोनों में सेम वैल्यू क्यों नहीं आई, ठीक है। एक प्रैक्टिकल रीजन बताने कि क्यों आपके पास लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट सेम नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपके पास देखो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बतानी है हमने। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये हो सकती है कि या तो हमारा नॉर्मल बिल्कुल सेट नहीं था, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल अगर बिल्कुल 90 डिग्री ना हो तो आपके पास एंगल दोनों इक्वल डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। और आपके पास जो डी प्रोटेक्टर यूज कर रहे हो आप, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है रीडिंग नोट करते हुए, ठीक है। इसका प्रॉब्लम हो सकता है आउटलाइनिंग हमारी जो इस ग्लास स्लैब की है ये ठीक ना हो। अच्छा, अब इसमें आपने देखो कोई ना वो थ्योरेटिकल रीजन नहीं देना होता, प्रैक्टिकल रीजन देना होता है। तो प्रैक्टिकल करते हुए जो मिस्टेक्स हो सकती है, सिस्टमैटिक एरर हो, ह्यूमन एरर हो, वो आपने मेंशन करना है। तो नॉर्मल हो सकता है स्ट्रेट ड्रॉ ना किया हो, ग्लास स्लैब की आउटलाइन, सॉरी सर्कुलर जो ग्लास है हमारे पास इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी अलाइनमेंट हो सकता है बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, तो इस वजह से हमारे पास एंगल डिफरेंट आ रहा है। और दूसरा ये है कि हमारी जो ये रे हमने ड्रॉ की है, हो सकता है पहली वाली रे हमने बहुत शार्प पेंसिल से ड्रॉ की हो, दूसरी वाली थोड़ी थिक उससे ड्रॉ की हो पॉइंट से, तो उस वजह से भी थोड़ा बहुत एंगल में डिफरेंस आ सकता है। तो मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। थ्योरेटिकल रीजन नहीं देना, प्रैक्टिकल वाइज रीजन देना है। रिफ्रैक्शन वाला पॉइंट नहीं लिखना, क्योंकि वो हमारा थ्योरेटिकल रीजन हो जाएगा यहाँ पर। आपने जो है प्रैक्टिकल रीजन देना है। तो सबसे पहले ये है आपके पास कि आपका नॉर्मल बिल्कुल परपेंडिकुलर ना हो, और जो मार्किंग हमें दी हुई थी उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है कि वो मार्किंग बिल्कुल एक्यूरेट ना हो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था नॉर्मल नॉट ड्रॉन एट सेंटर एंड इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्रीज नहीं मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है, ठीक है। और जो हमारा डी प्रोटेक्टर था वो प्रिसाइज नहीं था, उसमें कोई वहां से रीडिंग में फॉल्ट हो सकता है। और आउटलाइन में प्रॉब्लम हो सकता है, ग्लास की आउटलाइन करते हुए हो सकता है प्रॉब्लम हुआ हो, ठीक है। तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आप कोई भी एक लिख सकते हो, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।